Dear students, today I discuss about the topic water analysis. This topic include in the syllabus of BTech course in AKTU as well as the syllabus of Polytechnic first semester in UPBTE. मतलब कहने का मतलब ये है कि आज हम चर्चा करेंगे वाटर एनालिसिस के ऊपर, जो कि न केवल बीटेक के कोर्स में इंक्लूड है बल्कि पॉलिटेक्निक के कोर्स में भी है। वाटर एनालिसिस में सबसे पहला टॉपिक आता है, द फर्स्ट टॉपिक इन वाटर एनालिसिस इज हार्डनेस ऑफ वाटर। व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर? According to the definition, the soap consuming capacity of water is known as hardness of water. What is soap consuming capacity? Because what is soap consuming capacity? Soap consuming capacity क्या होती है? जैसा कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि किसी अवस्था में किसी पानी में साबुन का झाग जल्दी नहीं आता, और इसी साबुन के झाग जल्दी ना आने की कैपेसिटी को कहते हैं सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी। और साबुन का झाग क्यों नहीं आता है? why leather don't form, why hard water cannot form leather with soap? The hardness of water is due to the presence of soluble salts of calcium and magnesium which react with soap gives insoluble calcium and magnesium salt as follows. इसका कारण क्या होता है? जल में कठोरता का वजह क्या होती है? कारण क्या होता है? कारण ये है कि जल में कठोरता का कारण ये है कि पानी में सॉल्युबल कैल्शियम यानी घुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से वो साबुन से रिएक्ट करता है, सोप से रिएक्ट करता है, जिससे ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट किसका? साबुन के सॉल्ट का। अब ये क्या है? रिएक्शन में साफ आपको स्पष्ट दिखेगा। कैल्शियम के सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स? इट में बी कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, magnesium bicarbonate, magnesium chloride, magnesium sulfate, etc. So why soap don't form leather with water? Yeah, why hard water cannot form leather with soap? It cannot form leather with soap due to the following reaction. When calcium salt react with soap, soap is the sodium or potassium salt of fatty acid. साबुन जो होता है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है फैटी एसिड का, वो कैल्शियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, तो ये साबुन के साथ सॉल्ट बनाता है कैल्शियम, जो कि ये जिसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला हमने दे रखा है RCO2Ca। और जब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा तब तक साबुन का झाग पानी में नहीं आएगा। यही लिखा हुआ नीचे। दिस इज रिटन एज ड्यू टू these reactions hard water cannot form leather with soap. This is the reason of hardness. तो हार्डनेस यानी कठोरता क्या हो गई? द सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी। द सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी क्या है? ये होता है किसी भी पानी का साबुन के साथ झाग ना देने की कैपेसिटी को कहते हैं सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी। अब हार्डनेस, दो तरह का हार्डनेस होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, there are two types of hardness. The first one is temporary hardness. पहला होता है temporary hardness. Temporary hardness का मतलब हो गया this type of hardness is due to presence of soluble bicarbonate salts of calcium and magnesium. इस तरह का जो हार्डनेस, इस तरह की कठोरता होती है soluble यानी घुले हुए bicarbonate salt of calcium और magnesium की वजह से। और इसको temporary hardness क्यों कहते हैं? Because why it is called temporary hardness? Because the temporary hardness can be removed by boiling of water as follows. पानी को गर्म करते ही ये हार्डनेस रिमूव होता है। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है, गर्म होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है। उसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो है रिएक्ट करता है, तो पहले मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है, जो कि बाद में हाइड्रोलाइज होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। ये दो प्रेसिपिटेट आप कभी महसूस किए होंगे कि you observe that when water, आपने महसूस किया होगा जब पानी गर्म होता है, पानी गर्म होने के बाद ठंडा होता है तो सफेद रंग का पदार्थ जमीन पानी के तली में चिपकता है या तैरता हुआ रहता है। यही वो प्रेसिपिटेट है। और ये प्रेसिपिटेट बनता है तब जब जल में अवक्षेप तभी बनता है जब जल में टेम्पररी हार्डनेस होता है। और टेम्पररी हार्डनेस क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
bicarbonate, soluble bicarbonate salts of calcium and magnesium. The second one is permanent hardness. और दूसरा होता है permanent hardness. This type of hardness is due to presence of soluble salts of calcium and magnesium other than bicarbonate. मतलब बाइकार्बोनेट के अलावा जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं वो परमानेंट हार्डनेस के जिम्मेदार होते हैं. और इसको परमानेंट हार्डनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गर्म करने से रिमूव नहीं होता है. The permanent hardness can be removed by the process called zeolite process, lime soda process, and reverse osmosis, etc. These process will be discussed later on. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ हार्डनेस के बाद. अब हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी में जो जल में कठोरता है, इसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, इसके मात्रक यानी यूनिट क्या है. तो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ hardness in water? Hardness of water. There are 4 units of hardness in water. There are 4 units of hardness. Number 1 is milligram per liter. Number 2 is parts per million. Number 3 is degree Clark. And number 4 is degree French. And these 4 units are interrelated as follows. ये जो चारों आपके यूनिट या चारों मात्रक दिखाई पड़ रहे हैं वो इस तरह से इंटररिलेटेड किए जाते हैं. इस तरह से इन लोगों का आपसी संबंध होता है. 1 मिलीग्राम पर लीटर बराबर होता है 1 ppm के, जो कि बराबर होता है 0.07 डिग्री क्लार्क के, जो कि बराबर होता है 0.1 डिग्री फ्रेंच के. ये 4 यूनिट होते हैं हार्डनेस के. और हार्डनेस का एक्सप्रेशन या हार्डनेस को, जो वाटर का हार्डनेस, इसको एक्सप्रेस किस पे करते हैं, किसके रेस्पेक्ट पे करते हैं? ये होता है द हार्डनेस ऑफ वाटर इज expressed in term of calcium carbonate equivalent. हम जल में कठोरता का एक्सप्रेशन इसको दर्शाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में. अब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? क्यों इस कैल्शियम कार्बोनेट को ही लिया गया? क्योंकि सबसे पहला कारण ये होता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान करता है. द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 is 100 which make mathematical calculation easier. And number 2, calcium carbonate is insoluble in water which can be easily precipitated. ये एक insoluble होता है. कैल्शियम कार्बोनेट insoluble होता है पानी में, उसको आसानी से अवक्षेपित किया जा सकता है, प्रेसिपिटेटेड किया जा सकता है. और किसी भी सॉल्ट के अमाउंट को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? ये फॉर्मूला नीचे दिया है आप लोगों के. ये फॉर्मूला है द कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट्स or hardness is equal to amount of salt present in water multiplied by equivalent weight of CaCO3 divided by equivalent weight of salt. मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार जिसको हिंदी में कहते हैं, किसी भी सॉल्ट का तुल्यांकी भार होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ कैटायन. जैसे किसी भी सॉल्ट में कैटायन और एक एनायन होता है, तो कैटायन की वैलेंसी को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, वही उसका इक्विवेलेंट वेट आएगा. आगे हम इसका चर्चा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के डिस्कशन के दौरान हम करेंगे. फिलहाल ये फॉर्मूला आप लोग माइंड में रखिए. फर्स्ट ऑफ ये फॉर्मूला को माइंड में रखिए. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम कैलकुलेशन फॉर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट? इट इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्डनेस and the amount of hardness calculated as follows. Amount of hardness or calcium carbonate equivalent is equal to amount of salt present in water multiplied by equivalent weight of CaCO3 and equivalent weight of salt. Now, what are the disadvantages of hardness of hard water? Hard water से क्या disadvantages होता है, क्या नुकसान है इसका? सबसे पहला, ये पीने के लिए नुकसानदायक होता है क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डी के लिए, भले कैल्शियम जो है हड्डी के लिए बहुत ही जरूरी चीज होती है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा होती है तो इसका डिपोजिशन यानी जमा होना शुरू कर देगा हड्डी के जोड़ों पर, और ये जोड़ों की समस्या, बोन ज्वाइंट का प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. मतलब इट इज हार्मफुल फॉर ड्रिंकिंग. इट रिजल्ट इन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन ज्वाइंट. नंबर 2, पानी का उपयोग बॉयलर में किया जाता है. बॉयलर जो कि बड़े बड़े उद्योगों में, जैसे पावर प्लांट हो गए, थर्मल पावर प्लांट, उसमें स्टीम के जनरेशन के लिए किया जाता है. अगर इस स्टीम का उस बॉयलर में इस पानी का उपयोग करते हैं तो स्केल का फॉर्मेशन बनाता है. स्केल फॉर्मेशन, स्लज फॉर्मेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें क्रिएट करते हैं, जिसका डिस्कशन हम आगे करते रहेंगे. और दूसरा,
पाइप में जो पाइपलाइन होता है पानी सप्लाई का, जो घरेलू पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन होता है, अगर बहुत दिनों तक पानी उसमें जमा रहता है तो उसमें ब्लॉकेज क्रिएट करता है। ये नीचे लिखा हुआ है, द ब्लॉकेज ऑफ पैसेज अकर्स ड्यू टू स्केल फॉर्मेशन। तो पाइपलाइन में जो ब्लॉकेज क्रिएट होता है वो स्केल फॉर्मेशन की वजह से होता है, यानी कैल्शियम सॉल्ट की परत जमनी शुरू हो जाती है और उस परत को कहते हैं स्केल फॉर्मेशन। और लास्ट है, इट डज नॉट फॉर्म लेदर विद सोप। कहने का मतलब है ये साबुन के साथ झाग नहीं बनाता, इसका मतलब ये है कि जल्दी झाग नहीं आने के कारण साबुन का खर्च भी बढ़ा देता है। तो ये हो गया आपका डिसएडवांटेजेस। दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर, मेन डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर। लेट अस डिस्कस द बॉयलर फीड वाटर। व्हाट इज बॉयलर फीड वाटर? बॉयलर फीड वाटर है क्या? ये इसके जो क्वेश्चन जो हैं बीटेक में भी पूछे जाते हैं और साथ साथ पॉलिटेक्निक में भी इसके अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इन इंडस्ट्रीज वाटर इज यूज्ड इन बॉयलर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम। बड़े उद्योगों में जल का प्रयोग, एक प्रयोग होता है कि बॉयलर में पानी का प्रयोग होता है स्टीम के प्रोडक्शन के लिए, स्टीम के यानी भाप के उत्पादन के लिए। प्रोडक्शन ऑफ स्टीम सच एज फॉर एग्जांपल सच एज इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है वो टरबाइन, जनरेटर टरबाइन को घुमाने के लिए स्टीम का यूज किया था और वो स्टीम आता है थर्मल पावर प्लांट से। सच वाटर इज कॉल्ड बॉयलर फीड वाटर। इस तरह के पानी को बॉयलर फीड वाटर कहते हैं। और बॉयलर फीड वाटर को, पानी को बॉयलर में यूज करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी द बॉयलर फीड वाटर शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। First of all, hardness. What is hardness? As discussed earlier, it is due to the presence. It is the soap combining capacity. It must be less than 0.2 ppm, यानी 0.2 ppm से भी कम होना चाहिए। Caustic alkalinity due to presence of hydroxide. It may be in the range of 0.15 to 0.45 ppm. Next one, soda alkalinity is due to carbonate and bicarbonate. Due to presence of soluble carbonate and bicarbonates in water, it may be in the range of 0.5 to 1 ppm. Excess soda ash, it may be in the range of 0.3 to 0.55 ppm. This is the range of amount of hardness alkalinity should be present in water. If impurities are present in boiler feed water, then the following problem will be created in boiler. कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री बॉयलर के लिए जो पानी में रिक्वायरमेंट, बॉयलर के लिए पानी में जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो ये आपके सामने दी गई है कि हार्डनेस जो है 0.2 ppm में होना चाहिए। कॉस्टिक अल्कलिनिटी होता है 0.15 से 0.45 ppm होना चाहिए। सोडा अल्कलिनिटी होता है 0.45 से 1 ppm तक। एक्सेस सोडा एस होता है 0.3 से 0.55 ppm तक। अगर इसमें सारी अशुद्धियां पानी में रही तो ये जो नीचे निम्नलिखित जो समस्याएं दी जा रही है वो बॉयलर में क्रिएट होने लगती है, जैसे स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन। स्केल का मतलब होता है बॉयलर के भीतरी दीवार पर जो परत बैठता है उसको स्केल कहते हैं। जो कचरे के रूप में बॉयलर के तली में जमा होता है उसको स्लज कहते हैं। कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, बॉयलर, इसकी वजह से बॉयलर में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं जिससे बॉयलर में लीकेज की समस्या होती है। बॉयलर कोरोजन जंग लगने की प्रक्रिया को कहते हैं। लोहे, चूंकि बॉयलर में अधिकतर जो मेटल का प्रयोग होता है वो लोहा होता है, आयरन होता है, उसमें कोरोजन यानी जंग लगने का कारण बन सकता है। प्राइमिंग एंड फोमिंग, झाग निकलना, तो ये सारे कुछ समस्या। झाग निकलना उसको कहते, झाग, पानी में झाग निकलना, वो पानी में अशुद्धियों की वजह से पानी में झाग बनता है। अब ये सारे जो समस्याएं हैं, स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, बॉयलर कोरोजन, प्राइमिंग फोमिंग, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन। अब सबसे पहले हम स्केल और स्लज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। इन बॉयलर द वाटर इज इवापोरेटेड कंटिन्यूअसली टू फॉर्म स्टीम। बॉयलर के अंदर पानी का इवापोरेशन, पानी का वाष्पीकरण हमें कंटिन्यूअस चलता रहता है क्योंकि स्टीम के जनरेशन के लिए ये जरूरी है।
और दिस इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व सॉल्ट। अब जो उसके अगर मान लिया जाए जो सॉल्ट डिजोल्व सॉल्ट है उसको यानी हार्डनेस को रिमूव नहीं किया गया और पानी को इसी तरह बॉयलर में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि पानी लगातार उबलता जा रहा है, पानी वाष्पीकृत हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है स्टीम के जनरेशन के लिए। The evaporation process takes place continuously. That's why the concentration of dissolved salt increases. जो अंदर जो घुले हुए जो सॉल्ट होते हैं उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। Finally, a stage is reached where ionic product of water exceed their solubility product and hence they are thrown out as precipitate. अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है, अंत में ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसा स्टेज आता है कि वो जो घुले हुए सॉल्ट होते हैं वो प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप के रूप में निकलना चालू हो जाते हैं, यानी दे आर थ्रोन आउट एज precipitate. And if precipitates formed are hard and deposited on the inner wall of boiler called scale. अगर precipitate यानी अवक्षेप अगर सख्त हो और बॉयलर के भीतरी दीवार पर जमा होने लगे, इसी को कहते हैं स्केल। इफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आर हार्ड यानी प्रेसिपिटेट अगर सख्त हो, अब डिपॉजिटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ बॉयलर कहने का मतलब है कि बॉयलर के भीतरी दीवार पर वो जमना शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं स्केल फॉर्मेशन। और दूसरी तरफ देखा जाए अगर प्रेसिपिटेट लूज हो, स्लीबी हो, सॉफ्ट हो, यानी ऑन द अदर हैंड इफ प्रेसिपिटेट्स आर लूज एंड सॉफ्ट देन दे आर कॉल्ड एज स्लर्स। अगर प्रेसिपिटेट सॉफ्ट होगा, लूज होगा, वो बॉयलर के तली में जमा होना शुरू करेगा, इसी को कहते हैं स्लज। अब स्केल और स्लज को फॉर्मेशन को हम ये डायग्राम में दिखा रखे हैं, जैसे ये बॉयलर में पानी उबल रहा है और बॉयलर के भीतरी दीवार पर अगर परत जमना शुरू हो जाए उसको स्लज कहते हैं, और बॉयलर के तली में जमा होना शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं स्केल। सॉरी, एक मिनट, बॉयलर के भीतरी दीवार पर अगर जमा होता है उसको स्केल कहते हैं, और बॉयलर के तली में जमा होना शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं स्लज। अब इसका प्रिवेंशन, इसको रोका कैसे जाए? द स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन डिस्टर्ब, पहले ये करता क्या है, डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ द बॉयलर बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कहने का मतलब है कि स्केल जो फॉर्मेशन, जो स्लज फॉर्मेशन जो होता है बॉयलर के परफॉर्मेंस को, उसकी क्षमता को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर मान ये उष्मा का कुचालक होता है, because the scale and sludge are bad conductor of heat. उष्मा का चूंकि कुचालक होता है, अगर इसकी परत बैठ जाए तो जो उष्मा, जो हीट चाहिए पानी को उबालने के लिए वो कम ही मिलता है, और इसकी वजह से हमें उसमें बॉयलर में टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो ये समस्या होती है ये समस्या होती है। तो इसको कैसे रोका जाए? दो तरीका है। एक होता है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट उसको कहते हैं जब बीमारी को शुरू होने से पहले उसका इलाज कर लिया जाए। कहने का मतलब होता है कि वाटर का हार्डनेस, दिस इन्वॉल्व द इफिशिएंट वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर का हार्डनेस इस्तेमाल करने से पहले, एज ए बॉयलर फीड इस्तेमाल करने से पहले उसकी रिमूव कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। दूसरा इंटरनल ट्रीटमेंट, अगर उसमें पानी का अशुद्धि के साथ पानी अगर अंदर आ गया तो उसको इंटरनल ट्रीटमेंट, उसमें एक कुछ केमिकल ऐसा मिला दिया जाए जिसकी वजह से जो सॉल्ट जो है वो मोर सॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए, जिसकी वजह से स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन ना हो। उसी का सबसे बड़ा एग्जांपल है कैल्गॉन कंडीशनिंग। अब सब दूसरा हो गया कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट क्या है? Caustic embrittlement is the phenomenon during which the boiler material become brittle due to accumulation of NaOH, sodium hydroxide। और ये बॉयलर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्युमुलेशन जमा होने की वजह से ये कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि पानी में अगर सोडियम सॉल्ट प्रेजेंट है, हाईली अल्कलाइन वाटर यूज करते हैं, तो बॉयलर कंडीशन के अंदर यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में बॉयलर में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। और यही सोडियम, चूंकि सोडियम सल्फेट हाइड्रोलाइज नहीं होता, इस वजह से ये ज्यादा हार्मफुल नहीं है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? द सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग वाटर फ्लोज इनटू द माइन्यूट हेयर लाइन क्रैक्स बाय कैपिलरी एक्शन। बॉयलर में जो हेयर लाइन, बारीक जो दरार है, उसके अंदर ये चला जाता है। हेयर वाटर इवापोरेट्स एंड डिसॉल्व caustic soda अटैक द सराउंडिंग एरिया, thereby dissolving the iron of boiler as a soluble sodium ferroate। कहने का मतलब ये होता है कि वाटर
में ये वाटर जो इवापोरेट करता है, जब वाटर इवापोरेट करेगा उधर बारीक दरार में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड किया है वो सराउंडिंग मेटल को के साथ रिएक्शन करता है जो आयरन होता है, और रिएक्शन करने के बाद एक सॉल्युबल सॉल्ट देता है, उसको कहते हैं सोडियम फेरोएट Na2FeO2। और इससे क्या होता है, दिस कॉजेज द इम्ब्रिटलमेंट ऑफ बॉयलर पार्ट, पार्टिकुलरली इन स्ट्रेस पार्ट। इससे क्या नतीजा होता है, वो स्ट्रेस पार्ट जहां पर तनाव ज्यादा होता है उसको वो कमजोर करना चालू कर देता है, और उसके जहां कमजोर करना चालू कर, जैसे स्ट्रेस पार्ट जहां पर रिबिट हो लगाया हो, ज्वाइंट हो, बेंट हो, और इससे क्या होता है, बॉयलर में लीकेज होता है, और जिसकी वजह से बॉयलर फेलियर भी हो सकता है। ये होता है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया, सॉल्युबल हाईली अल्कलाइन वाटर, जब वो हाईली अल्कलाइन वाटर में वाटर के दो हाईली अल्कलाइन वाटर जब हाई प्रेशर बॉयलर कंडीशन पर रिएक्ट करता है वाटर से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। यही सोडियम हाइड्रोक्साइड रोम छिद्रों में जाता है, हेयर लाइन क्रैक्स में जाता है, जहां पर वो इवापोरेट होने के बाद सराउंडिंग मेटल से रिएक्ट करने लगता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे सराउंडिंग मेटल लोहा ही होता है, आयरन होता है, जिस सोडियम मोर सॉल्युबल सॉल्ट सोडियम फेरोइड बनाता है, जिसकी वजह से और वो कमजोर हो जाता है, और इसकी वजह से बॉयलर में लीकेज हो सकता है। दिस में कॉज द लीकेज इन बॉयलर, इवन फेलियर ऑफ बॉयलर। तो इसको कैसे रोका जाए, हाउ कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट इज प्रिवेंटेड। इसको रोकने का एक ही तरीका है, इसमें थोड़ा सा सोडियम सल्फेट मिला देंगे, और ये क्या करेगा, वो वही रूम बारीक दरार में या हेयर लाइन क्रैक्स में चला जाता है, और जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जमा होने से रोक देता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बॉयलर कोरोजन। बॉयलर में जंग लगना, बॉयलर में जंग लगने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है उसके अंदर में घुला हुआ ऑक्सीजन, घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड का फॉर्मेशन। अब घुले हुए ऑक्सीजन का मतलब होता है जब डिजोल्व ऑक्सीजन जो है आयरन मटेरियल से रिएक्ट करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है, और फेरस हाइड्रोक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो रस्ट बनाता है, इसी को जंग कहते हैं। इसको रेड रस्ट यानी जंग भी बोलते हैं। लोहे में जो लाल रंग का जो पाउडर बनता है उसी को जंग कहा जाता है, और ये बनने का तरीका, ये प्रक्रिया ये कि बॉयलर कंडीशन में यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में जो है आयरन अटैक होता, आयरन जो है वाटर के साथ ऑक्सीजन के, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है उसके प्रेजेंस पे रिएक्शन करता है और फेरस हाइड्रोक्साइड देता है, और वही फेरस हाइड्रोक्साइड बाद में फेरिक ऑक्साइड यानी रेड रस्ट में कन्वर्ट होता है। डिजोल्व ऑक्सीजन को रिमूव करने का 3 तरीका क्या है, एक तो मैकेनिकल डीएरिएशन है यानी हवा को निकालने की प्रक्रिया, दूसरा है कि कोई केमिकल मिला दिया जाए। 3 तरह का केमिकल यूज किया जा सकता है, हाइड्राजीन, सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड। अब हाइड्राजीन यानी N2H4 NH2 को हाइड्राजीन कहते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन गैस देता है जो कि अनरिएक्टिव होता है। सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट देते हैं, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता, इससे ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है। इससे हम ऑक्सीजन पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड देता है जो कि एक कोरोसिव केमिकल है, तो इसका भी रिमूवल का तरीका वही होता है, डीएरिएशन। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ एसिड, ये अक्सर मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से होता है। मैग्नीशियम सॉल्ट पानी से रिएक्ट, जैसे MgCl2 का एग्जांपल देके आपको समझाया जा रहा है कि मैग्नीशियम सॉल्ट अगर पानी से रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है, HCl साथ में HCl देता है। दिस लिबरेटेड acid reacts with iron gives FeCl2 and which undergoes hydrolysis gives HCl again। अब देखिए ये फिर ये जो HCl है रिएक्ट करता है आयरन से, और आयरन से फेरिक क्लोराइड देता है, फेरस क्लोराइड देता है, फेरस क्लोराइड फर्दर हाइड्रोलाइज होकर फेरस हाइड्रोक्साइड देता है, और यही फेरस हाइड्रोक्साइड, जैसे ऊपर आपको एक प्रक्रिया हमने दिखाई थी, यही फेरस हाइड्रोक्साइड बाद में ऑक्सीडाइज करके फेरिक ऑक्साइड जो रस्ट बनाता है, ये रिएक्शन देना शुरू करता है। तो आप देख रहे हैं, और फिर से HCl बनता है, और ये HCl फिर ये आयरन से रिएक्ट कर सकता है, और ये रिएक्शन चलता रहता है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट, चाहे मैग्नीशियम सल्फेट अगर पानी में है तो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो इसका एक ही उपाय है कि पानी का हार्डनेस इस्तेमाल करने से पहले रिमूव कर दिया जाए। द बॉयलर कोरोजन कैन बी अवॉइडेड बाय रिमूवल ऑफ हार्डनेस। तो ये हो गया आपका बॉयलर कोरोजन। लास्ट हो गया प्राइमिंग एंड फ्रोमिंग।
प्राइमिंग होता है जब भी पानी को गर्म करते हैं तो पानी के साथ साथ ये स्टीम के साथ अगर इम्प्रॉपर हैंडलिंग होता है बॉयलर का तो स्टीम के साथ साथ वाटर ड्रॉपलेट्स भी आगे निकल जाता है और इसको कहते हैं वेट स्टीम। तो मतलब व्हेन द बॉयलर इज स्टीमिंग रैपिडली सम पार्टिकल ऑफ लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स आर कैरिड अलोंग विद द स्टीम। अगर हम स्टीमिंग अगर जल्दीबाजी में करें या इसका इम्प्रॉपर हैंडलिंग बॉयलर करेंगे तो कुछ पार्टिकल यानी कुछ ड्रॉपलेट्स जो होता है स्टीम के साथ आगे निकल जाता है, इसी को कहते हैं प्राइमिंग। क्यों होता है प्राइमिंग? सडन बॉइलिंग, अचानक टेम्परेचर को बढ़ा देना, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट, इम्प्रॉपर बॉयलर डिजाइन, सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये चार जो आप देख रहे हैं, सडन बॉइलिंग, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट, इम्प्रॉपर बॉयलर डिजाइन, सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये चारों होता है इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ बॉयलर के कारण। अब फोमिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ परसिस्टेंट फोम। फोमिंग होता है उबलने के दौरान झाग निकलना जो कि जल्दी ब्रेक नहीं करता है। और वो क्यों होता है? अगर पानी में ग्रीस, ऑयल, डिटर्जेंट इस टाइप के पदार्थ पहले से हो तो इससे फोमिंग का खतरा होता है। अब बॉयलर में प्राइमिंग और फोमिंग से क्या नुकसान? प्राइमिंग हो गया सडनली यानी इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है स्टीम के साथ आगे निकल जाना। फोमिंग वो होता है कि कुछ सब्सटेंसेस जैसे ऑयल, ग्रीस, डिटर्जेंट की वजह से झाग निकलना जो कि जल्दी ब्रेक नहीं करता, तो उसको कहते हैं फोमिंग। अब प्राइमिंग और फोमिंग जो है प्राय एक साथ ही होते हैं। अब होता क्या है, जो वेट स्टीम, जो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो टरबाइन तक स्टीम के साथ चलाता है जो कि टरबाइन ब्लेड में जमा हो, जो उसके अंदर जो डिसॉल्व सॉल्ट है वो टरबाइन ब्लेड में जमा होने लगते हैं और टरबाइन ब्लेड में जमा होने का कारण टरबाइन का एफिशिएंसी को कम कर सकता है। और फोमिंग की वजह से जो वाटर कॉलम का एक्चुअल हाइट है उसको प्रॉपरली जज नहीं कर सकते। और डिसॉल्व सॉल्ट जो है बहुत सारे मशीनरी पार्ट्स में भी जमा हो सकते हैं जो कि मशीन के लाइफ को डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये होता है एक सबसे बड़ा दो कारण है, एक जो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ जो डिसॉल्व सॉल्ट जाता है टरबाइन के ब्लेड में जमा होता है और जिसकी वजह से इफिशियंसी टरबाइन की कम हो जाती है। और फोमिंग की वजह से एक्चुअल वाटर कॉलम इन द बॉयलर कैन नॉट बी जज प्रॉपरली। जो एक्चुअल वाटर हाइट जो है उसको प्रॉपरली जज नहीं कर सकते। ठीक है। अब प्राइमिंग कैन बी अवॉइडेड बाय प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ बॉयलर whereas फोमिंग कैन बी अवॉइडेड बाय सम एंटी फोमिंग एजेंट सच एज कैस्टर ऑयल। प्राइमिंग को अवॉइड किया जाता है प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ बॉयलर यानी टेम्परेचर ठीक से मेंटेन करें, और फोमिंग को अवॉइड करने के लिए एंटी फोमिंग एजेंट मिलाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। वाटर एनालिसिस में आगे भी हम डिस्कस करेंगे दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।